नमस्कार दोस्तों। जिन्ना सुधर गया, लियाकत अली सुधर गया, लेकिन न सावरकर सुधरा, न श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुधरा, न उनकी औलादें सुधरी। आज वो हम पूरी तरह से देख रहे हैं। आज भारत में वह अपमान हो रहा है कि आरएसएस सालों साल तक, करीब 53-54 साल तक तिरंगे का अपमान करता रहा, तिरंगा जलाता रहा और अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया। जिस कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ता ने वहां तिरंगा फहराया था, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई कि उसने तिरंगा फहरा दिया। सोचिए कितनी नफरत थी तिरंगे से, और कितनी उस भारत की सेना से नफरत रही है इन्हें। जब भारत की सेना कश्मीर भेजी गई, कश्मीर को बचाने के लिए, सबसे पहला भारत पाकिस्तान का जो युद्ध कहा जाता है, आजादी के तुरंत बाद अक्टूबर 1947 में, तब उस सेना का विरोध करने वाला कौन था? यही सावरकर। सावरकर का श्यामा प्रसाद मुखर्जी और उनके लोग क्यों कर रहे थे विरोध? क्यों नहीं चाहते थे? सवाल यहां खड़े। और उस समय सेना के साथ सेना बन के कौन खड़ा था? क्योंकि भारत की सेना को पर्वतीय इलाकों में, बर्फीले इलाकों में लड़ाई लड़ने का ना तो कोई प्रशिक्षण था, ना कोई अनुभव था, और ना ही कोई वो था। कश्मीर अपने आप में एक इंडिपेंडेंट राज्य हुआ करता था। जम्मू कश्मीर, लद्दाख जिसमें आता था। दावा करते हैं वो कि तिब्बत का भी हमारे में हिस्सा था, हालांकि कभी रहा नहीं। अक्साई चीन का भी दावा करते हैं, लेकिन कभी रहा नहीं। इसी तरीके से तमाम हिस्से थे, मुर्शिदाबाद तक लेकर के, और जहां कहीं भी बात करें, मुजफ्फराबाद। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से एक बहुत गंभीर विषय है पैदा होता है कि आखिर तब सेना का विरोध क्यों कर रहे थे ये संघी? क्योंकि जिस तरह से जम्मू से मुसलमानों को मार मार के इन्होंने भगाया था, 4 लाख मुसलमानों को भगाया था, वो बलराज मधोक आरएसएस का ही तो था। उस बलराज मधोक ने किस तरह से साजिश रची थी मुसलमानों के खिलाफ, और राजा हरि सिंह डर करके, पाकिस्तानी सेना और कबीलियाइयों के डर से भाग करके आके जम्मू में बैठ गया था, अपना सब कुछ संभाल के। तब शेख अब्दुल्ला ने सिखों के साथ मिलके, कश्मीरी पंडितों के साथ मिलके, और अपने मुस्लिम भाइयों के साथ मिलके, मुस्लिम महिलाओं के साथ मिलके वहां सेना बनाई, और वह सेना भारतीय सेना के साथ मिलकर लड़ी दिसंबर तक। दिसंबर आने पे निश्चित रूप से पहाड़ों पे जैसी बर्फ होती है, पाकिस्तान ऊंचाई पर था, हम नीचे थे, और सरदार पटेल ने कहा खजाना खाली हो रहा है और तमाम संकट हो रहे हैं। राजा घबरा रहा था कि अब आगे मत बढ़ो, हमसे संभलेगा नहीं, और तब लड़ाई रोकी गई थी। पीओके ऐसे नहीं दे दिया गया था जो लोग ये कहते हैं कि पीओके दे दिया। जहां तक राजा ने अनुमति दी, जहां तक सबकी सहमति हुई, वहां तक हुआ, और उसके बाद अपनी शर्तों पर समझौता हुआ था। इस शर्त पे कि आप हमारे क्षेत्र में घुसने नहीं पाओगे, और घुसने नहीं पाए, घुसने नहीं दिया गया। सालों साल, 1 दशक तक तो समझ सकते हैं। अब इसके बाद आता हूं कि जिस तरीके से देश की आजादी के बाद, जब पाकिस्तान और भारत 2 देश बने, और जब ये 2 देश बने, उस वक्त कैसे बने थे यह भी जानने की जरूरत है। कोई ये नहीं था कि एक देश था अंग्रेजों के पास, तमाम रियासतें थी। कौन सी रियासत किसके साथ जाएगी ये उसकी स्वतंत्रता थी। कैसे कैसे जोड़ा गया, क्या क्या प्रलोभन दिए गए, क्या क्या उनकी शर्तें मानी गई, क्या क्या रखा गया, ये सारी बातें उसके लिए सरदार वल्लभ भाई की
पटेल की किताब है, उसे पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। सरदार के पत्र, चुना हुआ पत्र व्यवहार पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। और यह भी भ्रम टूट जाएगा कि सरदार पटेल ने कहीं अकेले ये काम कर लिया। उन्होंने लिखा है कि नेहरू के बिना यह संभव ही नहीं था कि देश एक हो पाता। पढ़ लीजिए उसको, झूठ फैलाने की बजाय जो फैलाते हैं। हम उन बुरी परिस्थितियों में थे, सिक्किम बिल्कुल अलग देश की तरह से था, जो ब्रिटिश सरकार का सहयोगी देश था। ऐसी स्थिति में चाइना से लड़ने की स्थिति में हम नहीं थे, क्योंकि हम इधर पाकिस्तान से लड़ रहे थे, उधर वो लड़ रहे थे। दो दुश्मन उस समय तत्काल नहीं हम तैयार कर सकते थे। हमारे पास पैसा भी नहीं था, अपना ही कश्मीर नहीं हमारे पास संभाल रहा था। तमाम और नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, उस समय राज्य नहीं थे, वो अलग वो हुआ करते थे, स्वतंत्र राज्य होते थे। उन सबको जोड़ने की कोशिश, इन सब में जो पैसे खर्च हो रहे थे कहां से आते? कंगाल देश मिला था, कर्जदार देश मिला था, भूखमरा देश मिला था, बीमारी बेजारी से, तमाम चीजों से जूझता हुआ देश मिला था। न कोई इस देश में कुछ बनता था, ना कुछ था। उस वक्त में यह काम किया गया और आपको शर्म नहीं आती? कहते कि क्या हुआ है 70 साल में। 70 साल में जिन 565 रियासतों को जोड़ करके, कई स्वतंत्र राज्यों को जोड़ करके भारत बनाया गया, यह हुआ है। जो नहीं कर सकते थे सावरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी या कोई और नाम जो भी आप लेना चाहें, यही वजह है, ऐसे बचाया था। इसलिए आपके मन में सम्मान नहीं है देश के लिए, देश की सेना के लिए और देश के तिरंगे के लिए। तो जब यही तिरंगा लेकर के तिरंगा यात्रा निकालती है भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी का जयपुर से एमएलए बाल मुकुंद, जो आचार्य लिखता है खुद को, वो उसी से ही नाक मुंह पोंछता है। सोचिए कितना विभत्स स्थिति है। सब बेशर्म की तरह से खड़े देखते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश से मंत्री कर्नल सोफिया, जो इस देश के सबसे देशभक्त परिवार से, जिसकी 5 पीढ़ियां देश के लिए लड़ी हैं और सेना में है, उसके लिए कहता है आतंकियों की बहन, पाकिस्तानियों की बहन बताता है। अब आप सोच सकते हैं कितनी निकृष्ट स्थिति है। और उस पर जब हाई कोर्ट एफआईआर का आदेश देता है तो सही एफआईआर नहीं दर्ज की जाती। हाई कोर्ट कहता है ये एफआईआर मजाक है, तो साहब सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है नरेंद्र मोदी सरकार उसे बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो विजय शाह है, अमित शाह का विजय शाह। उधर वही मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी का खास वह चहेता देवड़ा, जो वहां का डिप्टी सीएम है, वो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि भारत की सेना नरेंद्र मोदी के आगे नतमस्तक है, यानी उनके चरणों में नतमस्तक है। और जब ऐसे शब्द इस्तेमाल करता है तब शर्म नहीं आती? शर्म आनी तो चाहिए कम से कम। क्या आएगी? बेशर्मों की तरीके से करते हैं, चुप्पी साध लेते हैं, ये डर है। आप याद करिए, मोहम्मद अली जिन्ना एक जमाने में कांग्रेस में हुआ करता था, जैसे डॉक्टर हेडगेवार कांग्रेस में हुआ करता था, और दोनों भाग गए थे। जब खिलाफत आंदोलन पे गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम को एक करके देश की आजादी की लड़ाई शुरू की, तो वो भाग गया मुस्लिम्स की बात, जबकि मुस्लिम्स को वो था, और ये कह के भाग गया कि हिंदुओं के खिलाफ है, जबकि यहां से कोई मतलब ही नहीं था। खिलाफत आंदोलन जो था असल में वो सऊदी का था। और जब इस स्थिति में हो
तो आप समझ सकते हैं एक धर्मगुरु का था, खलीफा का था। तो ऐसी स्थिति में उसे जोड़ करके मुसलमानों को आत्मिक रूप से जोड़ने की कोशिश थी। तो एक मुसलमान होते हुए भी भाग गया और एक हिंदू होते हुए। जिन्ना खुद एक कन्वर्टेड हिंदू था, सॉरी मुस्लिम था। उसके परिवार जो है मछुआरे का काम करते थे। जब यहां जलील किया जाता था, उनको निकृष्ट देखा जाता था, तो उन्होंने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया। यही ब्राह्मणवाद के कारण, इसी मनुवाद के कारण। और वो मुसलमान बनने के बाद मुसलमानों की वो करने लगा, जबकि वो अपने यहां मुसलमानों को बहुत तवज्जो नहीं देता था। और वो हर काम करता था जो मुस्लिम धर्म में हराम है। लेकिन अंग्रेजों ने उसे पाला, अपने ढंग से तैयार किया। सावरकर को अंग्रेजों ने पाला, अपने ढंग से तैयार किया, जेल में ट्रेनिंग दी, और उसके बाद छोड़ के उसे पेंशन देके कहा मस्ती से आप वो काम कीजिए जो हमने आपको लगाया। दोनों काम में लग गए, एक हिंदुओं को बरगलाने में, एक मुसलमानों को बरगलाने में। और टू नेशन थ्योरी लिख करके सावरकर ने इस देश के बंटवारे की नींव रखी। मोहम्मद अली जिन्ना ने भी टू नेशन थ्योरी की ही तरीके से अलग पाकिस्तान और हिंदुस्तान का एक सपना देखना शुरू कर दिया। उसे पता था कि गांधी के रहते उसकी कोई वक़्त नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वो यह खेल कर रहा। लेकिन जब वो पाकिस्तान पहुंच गया तो जान गया कि ऐसे पाकिस्तान में तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो जैसे ही उसने लचीलापन लेने की कोशिश की, वो दुनिया से चला गया। और जैसे जैसे वहां पर जिस किसी ने लचीलापन लेने की कोशिश की, तो पाकिस्तान में उसे खत्म कर दिया। इसी तरीके से गांधी ने जब सबको जोड़ने की कोशिश की तो गांधी को खत्म किया गया। इंदिरा गांधी ने जब सबको जोड़ने की कोशिश की, भारत को मजबूत किया, तो उन्हें खत्म कर दिया गया। राजीव गांधी ने जब देश को जोड़ने की कोशिश की और सब कुछ किया, तो उनको खत्म कर दिया गया। ये साजिश सामान्य नहीं थी, ये साजिश बैठ के रची जा रही थी वहां से जहां से कल्ट चलता है। वही कल्ट जो दुनिया को हिलाता है। वो भारत को मजबूत नहीं होने देना चाहता था। वो चाहता था इस तरह से हो कि भारत खत्म हो जाए। असल में श्रीमती गांधी को उन सिख युवकों ने नहीं मारा, वो तो चेहरे मात्र थे। उनको मारने मरवाने वाले वही लोग थे, वही साजिश थी जो साजिश 1947 से रची जा रही। जिस साजिश को उस समय जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड से रची जा रही थी, जो बाद में CIA और दूसरे रूपों में दिखाई देती है आपको, जो डीप स्टेट में दिखाई देती है। इसी तरह राजीव गांधी की हत्या भी उस तमिल लड़की ने नहीं, वो तो सिर्फ एक चेहरा थी। करवाने वाले वो लोग थे जो कब्जा करना चाहते थे वहां की उस, और उन्होंने किया था जो अमन चैन नहीं चाहते। ये सारा खेल इस बात का, जो भारत को बनने के साथ ही टुकड़े टुकड़े करने की साजिश रच रहे थे। और जब जब संघी सत्ता में आए हैं, उन्होंने टुकड़े टुकड़े करने वालों का ही साथ दिया है, हर बार दिया है। चाहे जितने उदाहरण उठा के देख लीजिए, क्योंकि इनके मन में न संविधान से प्रेम, संविधान की प्रतियां इन्होंने जलाई, इन्होंने तिरंगा जलाया, और इन्होंने इस देश के सेना का विरोध किया। इन्होंने लाल बहादुर शास्त्री का विरोध किया। जब लाल बहादुर शास्त्री युद्ध जीतने के बाद ताशकंद में बैठ करके समझौता करने के लिए गए, तो उनके घर के बाहर खड़े होकर के प्रदर्शन करके गंदे गंदे नारे और स्लोगन लगाने का काम इन्होंने किया। जब 1962 का चीन से हम युद्ध लड़ रहे थे, उस वक्त युद्ध के समय अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में पूरी जो आज भाजपा कहलाती वो जनसंघ थी, इन सब लोगों ने तब विरोध किया था।
साथ नहीं दिया था। राहुल गांधी ने तो साथ दिया, कहा नहीं कांग्रेस आपके साथ खड़ी है, विपक्ष आपके साथ खड़ा है, तब ये विरोध कर रहे थे, गंदे गंदे स्लोगन दे रहे थे। और इसके पहले 1947 का बता ही चुका हूं, बलराज मधोक से लेकर के सारे इनके लोग क्या कर रहे थे। उधर आप देखिए, इसी तरीके से देश में जब जब ये स्थितियां आती हैं करते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें ये चाहिए ही नहीं। ये अमेरिका परस्त, अमेरिका का गुलाम बनाने की शुरुआत से वो कर रहे थे। ये चाहते थे कि इंग्लैंड का गुलाम रहे भारत, इसीलिए इन्होंने आजादी के आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। इनको तकलीफ हुई जब देश आजाद हुआ, इसलिए ये उसके दुश्मन, और इसलिए ये सारे खेल होते हैं। तो यह बात आपको समझ लेनी चाहिए, ये राष्ट्रभक्त नहीं है, ये राष्ट्रवाद के नाम पर बवाल करते हैं। जैसे जातिवाद, धर्मवाद और क्षेत्रवाद, ये वाद के समर्थक हैं जो हिंसा फैलाता है। हिंदूवादी, मुस्लिमवादी, सिखवादी, ईसाईवादी, या जो भी कोई आप कह सकते हैं, तो ये वाद वाले, ये वास्तविक न धर्म के हैं, न जात के हैं, न क्षेत्र के हैं, न किसी के। ये वास्तव में नफरत फैलाने वाले। आपकी नफरत में ही इनकी ताकत है, और वही ये कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपने उसका साधने के लिए सब कुछ करते हैं। सबको, किसी को भी कुछ कर सकते हैं। तो यह आपको समझने की जरूरत, यह जितनी जल्दी समझ जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि गांधी की हत्या से लेके राजीव जी की हत्या तक हर कहीं इनका आपको हाथ मिल जाएगा, और इनका कनेक्शन आगे जाके इंटरनेशनल मिल जाएगा, इंदिरा गांधी के खिलाफ साजिशों में मिल जाएगा। जब सिक्किम को हम चाइना और अमेरिका के हाथ से छीन के भारत में मिला रहे थे, तब भी इन्हें तकलीफ थी। जब हम अरुणाचल प्रदेश को छीन करके भारत में मिला रहे थे, तब भी इन्हें तकलीफ थी। इन्हें तब भी तकलीफ थी जब हम चीन के साथ बैठ करके सीमा विवाद खत्म करने का काम कर रहे थे। ये हर बार तकलीफ में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये अमन चैन चाहते ही नहीं। यदि अमन चैन हो गया तो इनकी राजनीति कभी नहीं चलेगी। इनकी राजनीति अंग्रेजों ने जो पैदा की, जिन्ना और सावरकर के जरिए, वही है। तो यह सच है, इसको जितना जल्दी जानिए, नहीं तो आप पिसते रहेंगे, मरते रहेंगे, आपका कोई सानी नहीं होगा। यह समझ लीजिए। जय